नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि ऋण के लिए ब्याज छूट को मंजूरी दी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नमस्ते को स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेटेंट कार्यालयों के अलावा उपयोगकर्ताओं को भी पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के उपयोग को मंजूरी दी। WHO ने कहा, वैश्विक महामारी संधि का प्रारूप 18 महीने में तैयार हो जाएगा। भारत ने स्पष्ट किया कि वो भावी डिजिटल सेवा कर पर किसी प्रकार का संप्रभु वादा नहीं करेगा। और नागर विमानन मंत्रालय की उड़े देश का आम नागरिक योजना की सफलता के 5 वर्ष पूरे हुए। और आइए अब आपको इन खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि ऋण के लिए ब्याज छूट को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने सभी वित्तीय संस्थानों के लिए कम अवधि के लिए कृषि ऋण पर ब्याज छूट को बहाल कर 1.5% करने की मंजूरी दी है। ये मंजूरी वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि ऋण देने के लिए प्रदान की गई है। इस ब्याज छूट को रेपो दर में वृद्धि के कारण बैंकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए बहाल किया गया है। इससे पहले ब्याज छूट योजना के लिए बैंकों को केंद्रीय सहायता वर्ष 2020 में रोक दी गई थी। इसका कारण ये था कि बैंक स्वयं 7% पर लघु अवधि के कृषि ऋण देने में सक्षम थे। संशोधित ब्याज छूट योजना यानी मिस का उद्देश्य किसानों को रियायती ब्याज दरों पर लघु अवधि के ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत कृषि और अन्य संबद्ध गतिविधियों से जुड़े किसानों को 3 लाख रुपए तक का लघु अवधि कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस पर ब्याज दर 7% प्रतिवर्ष होती है, यानी कि ऋण की समय पर अदायगी करने पर किसानों को प्रतिवर्ष 4% की ब्याज दर से ऋण प्राप्त होता है। किसानों को दी जाने वाली ये सहायता केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। ब्याज छूट योजना को नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से कार्यान्वित कर रहे हैं। कृषि ऋण से जुड़ी कई चिंताएं हैं। कृषि ऋण में गैर संस्थागत स्रोतों का अधिक योगदान है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण के मामले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भरता ज्यादा है। इसके अलावा कृषि ऋण का बहुत कम हिस्सा संबद्ध गतिविधियों में उपयोग किया जाता है और कृषि ऋणों को गैर कृषि उद्देश्यों में उपयोग कर लिया जाता है। कृषि ऋण प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को खेती के लिए समय पर ऋण सहायता मिल जाती है। कृषि बाजार अवसंरचना कोष से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कृषि उपज बाजार समिति मंडियों और ग्रामीण कृषि बाजारों के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल के नुकसान या क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली खबर सुभेद्य वर्गों के कल्याण से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नमस्ते को मंजूरी दी है। नमस्ते योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई की असुरक्षित प्रथाओं का उन्मूलन करना है। इसे वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया है। नमस्ते योजना के पहले चरण में 500 शहरों को शामिल किया जाएगा। नमस्ते योजना का लक्ष्य भारत में सफाई कार्य के दौरान किसी की मृत्यु नहीं होने का लक्ष्य हासिल करना है। योजना ये भी सुनिश्चित करेगी कि सफाई के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा किए जाएं। इसके अलावा कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल के सीधे संपर्क में नहीं आए। सफाई कर्मियों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और इन्हें स्वच्छता उद्यम के संचालन के लिए सशक्त बनाना। इसके अलावा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले सभी कर्मचारियों की पहुंच आजीविका के वैकल्पिक स्रोत तक हो। राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तरों पर पर्यवेक्षण और निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और इससे सुरक्षित सफाई कार्य की निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी और साथ ही स्वच्छता सेवाओं के इच्छुक व्यक्तियों और संस्थानों के बीच जागरूकता बढ़ाना। नमस्ते योजना हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना के साथ विलय करके उसकी जगह पर शुरू की गई है। SRMS हाथ से मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों को सहायता प्रदान करने की योजना है। भारत में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्ष 2017 के बाद से सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के दौरान 351 लोगों की मौत हो चुकी है।
अगली खबर बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेटेंट कार्यालयों के अलावा उपयोगकर्ताओं को भी पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL के उपयोग को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की ये मंजूरी नवाचार और व्यापार को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसमें मौजूदा प्रथाओं के साथ पारंपरिक ज्ञान को समेकित करने और सह चयन करने पर बल दिया गया है। अब तक खोज और परीक्षण के उद्देश्यों के लिए इस लाइब्रेरी के संपूर्ण डेटाबेस तक दुनिया भर के केवल 14 पेटेंट कार्यालयों को ही पहुंच प्राप्त थी। पारंपरिक ज्ञान, जानकारी, कौशल और अभ्यास है। ये एक समुदाय के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता रहता है। इसे संजोए रखने के लिए अगली पीढ़ी को सौंप दिया जाता है। ये ज्ञान अक्सर इनकी सांस्कृतिक या आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा होता है। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो ये वर्ष 2001 में स्थापित TKDL भारतीय पारंपरिक ज्ञान का डेटाबेस है। पारंपरिक ज्ञान पर ये विश्व में अपनी तरह का पहला डेटाबेस है। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और आयुष मंत्रालय ने स्थापित किया है। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा और योग से संबंधित जानकारियां 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिसमें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, जापानी और स्पेनिश शामिल हैं। ये पेटेंट के माध्यम से दुनिया भर में भारत के पारंपरिक औषधीय ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करती है। TKDL बायोपायरेसी के खिलाफ एक प्रभावी उपाय भी है। TKDL का महत्व ये है कि ये नई शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से विचार और ज्ञान आधारित नेतृत्व को विकसित करने पर बल देती है। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी अलग अलग क्षेत्रों में भारत की मूल्यवान विरासत के आधार पर अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देती है। स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी की जानकारी रखने वाली आबादी के लिए सुरक्षित और अधिक प्रभावी समाधान प्रदान करती है। पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और रखरखाव के अलावा समुदायों के साथ इसके उपयोग से होने वाले लाभों के समान बंटवारे पर भी बल देता है। भारत ने जैव विविधता अभिसमय और नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संधियां जैव संसाधनों के व्यापार और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से संबंधित हैं। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक प्रशुल्क और सेवा करों से संबंधित है। भारत ने स्पष्ट किया है कि भावी डिजिटल सेवा कर पर किसी प्रकार का संप्रभु वादा नहीं करेगा। G24 समूह के तहत भारत और अन्य विकासशील देशों ने इक्विलाइजेशन लेवी जैसे भावी डिजिटल सेवा कर को लागू नहीं करने के लिए संप्रभु वादा करने के प्रस्ताव पर आपत्ति प्रकट की है। इस गतिरोध की वजह से वैश्विक कर समझौते के लागू होने में देरी हो सकती है। इससे पहले वैश्विक कर समझौते पर वर्ष 2021 में 136 देशों ने सहमति व्यक्त की थी। आधार शरण और लाभ स्थानांतरण पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन G20 या OECD समावेशी ढांचा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों से निपटने के लिए 2 स्तंभ युक्त समाधान प्रदान करता है। वैश्विक कर समझौते के जो 2 स्तंभ हैं, उसमें स्तंभ 1 लगभग 100 सर्वाधिक विशाल और अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाले बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर लागू होता है। ये बहुराष्ट्रीय उद्यम 20 बिलियन यूरो से अधिक का वैश्विक कारोबार करने वाले और 10% से अधिक की लाभप्रदता वाले उद्यम होते हैं। ये उन कंपनियों के लाभ का हिस्सा उन स्थानों पर दोबारा आवंटित करता है जहां वे अपने उत्पाद का विक्रय करते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं। स्तंभ 2 अपेक्षाकृत विशाल एमएनईज यानी कि 750 मिलियन यूरो से अधिक वार्षिक राजस्व उत्पन्न करने वाली कंपनियों पर लागू होता है। ये इन उद्यमों को वर्ष 2023 से 15% के वैश्विक न्यूनतम निगम कर के अधीन लाएगा। स्तंभ 2 वर्ष 2023 में तभी प्रभावी होगा जब इसे वर्ष 2022 में कानून का रूप दिया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2024 में UTPR यानी अंडर टैक्स्ड पेमेंट रूल प्रभावी होगा। भारत में इक्विलाइजेशन लेवी भारत में वर्ष 2016 में लागू की गई थी। इसे गूगल टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। इसे भारत में बिना किसी स्थायी प्रतिष्ठान वाली विदेशी कंपनियों पर कर लगाने के लिए लागू किया गया था। इसके दायरे में गूगल, फेसबुक आदि जैसी कंपनियां आती हैं। वित्त अधिनियम 2020 के माध्यम से इस कर का और विस्तार किया गया था। इसके तहत 2% की दर वाली एक नई लेवी की शुरुआत की गई थी। ये 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुई थी। इसके दायरे में अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को लाया गया था। आधार शरण और लाभ हस्तांतरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर नियोजन रणनीति है। ये कंपनियां कर का भुगतान करने से बचने के लिए कर नियमों में खामियां और अलग अलग देशों के नियमों में अंतर का फायदा उठाती हैं। अगली खबर विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ी हुई है।
दरअसल बीते वक्त में कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए WHO ने कहा है कि वैश्विक महामारी संधि का प्रारूप 18 महीने में तैयार हो जाएगा। इस तरह की संधि पर दिसंबर 2021 में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के दूसरे विशेष सत्र में विचार किया गया था। WHO ने महामारी संधि के विषय का प्रारूप तैयार करने और विमर्श करने के लिए एक अंतर सरकारी वार्ता निकाय का गठन किया है। इस संधि को WHO के संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुपालन में तैयार किया जाएगा। महामारी संधि की बात करें तो इसका मुख्य लक्ष्य सभी सरकारों और सभी समाजों को शामिल करने के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। इसमें कई पहलुओं को शामिल किए जाने की उम्मीद है। नए वायरस पर डेटा साझा करना और उनका जीनोम अनुक्रमण करना, इसके अलावा टीकों और दवाओं का समान वितरण सुनिश्चित करना तथा दुनिया भर में इससे जुड़े अनुसंधान पर बल देना। महामारी संधि की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इस तरह की संधि देशों को भावी महामारियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक क्षमताओं को मजबूत करने तथा प्रतिरोधक बनने में सक्षम बनाएगी। महामारियों का शीघ्र पता लगाने और उनकी रोकथाम करने में मदद करेगी। इसके अलावा चिकित्सा समाधानों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके भविष्य की किसी भी महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि इस संधि से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि निगरानी, महामारी प्रकोप अधिसूचना आदि के मामलों में देशों को किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस पर इस संधि में ज्यादा बल नहीं दिया गया है और न ही कोई स्पष्टता है। ये टीकों और उपचारों तक बेहतर पहुंच की मांगों से ध्यान भटकाने का प्रयास लगता है। प्रस्तावित महामारी संधि के अधिकांश प्रावधान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के तहत उपलब्ध हैं। नागर विमानन मंत्रालय की उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना की सफलता के 5 वर्ष पूरे हुए। उड़ान एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। ये क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करने और हवाई यात्रा को आम जनता के बीच वहनीय बनाने की योजना है। इसे राष्ट्रीय नागर विमानन नीति 2016 की समीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कोष कुछ घरेलू उड़ानों पर लेवी लगाकर योजना के व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग संबंधी आवश्यकताओं का वित्त पोषण करता है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान को वर्ष 2020 के लिए नवाचार श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पिछले 5 वर्षों में उड़ान ने देश में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में वृद्धि की है। इस योजना की वजह से कार्यशील हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर अब 141 हो गई है। इस योजना के तहत 425 नए मार्गों को शामिल किया गया है। इस तरह से उड़ान योजना ने 29 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को हवाई संपर्क प्रदान किया है। उड़ान के तहत वर्ष 2026 तक 220 गंतव्यों और 1000 मार्गों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उड़ान योजना ने जरूरत के आधार पर नए नए निर्णय लिए हैं। इस कारण से इसने कई पहलों का भी शुभारंभ किया है, जैसे कि लाइफलाइन उड़ान। ये महामारी के दौरान चिकित्सकीय सामान के परिवहन के लिए लाई गई थी। इसके अलावा कृषि उड़ान, इसने विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र और जनजातीय जिलों में कृषि उत्पादों की बेहतर मूल्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुवाहाटी और इम्फाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान मार्ग आरंभ किया गया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। विकसित देश। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीयों से आगामी 25 वर्षों में भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए पंच प्रण को अपनाने का आह्वान किया था। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के देशों को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है: विकसित अर्थव्यवस्थाएं, संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। भारत इस समय विकसित देशों की श्रेणी से काफी पीछे है। भारत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के मामले में निम्न मध्यम आय श्रेणी में है। भारत का मानव विकास सूचकांक स्कोर काफी कम है। सकल घरेलू उत्पाद और क्रय शक्ति समता के निरपेक्ष स्तर पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक चर्चा पत्र जारी करते हुए हितधारकों से पूछा कि क्या एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेन-देन के लिए एमडीआर को वापस लाया जाना चाहिए। एमडीआर बैंक को भुगतान की जाने वाली लागत। इसे एक व्यापारी अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के बदले बैंक को चुकाता है। इसे लेन देन की गई राशि के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक लेन देन के लिए व्यापारी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि 3 हितधारकों के बीच वितरित होती है। ई बैंक जो कि लेन देन को सक्षम बनाता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने वाला विक्रेता और कार्ड नेटवर्क प्रदाता जैसे कि वीजा या मास्टर कार्ड आदि। सीमा शुल्क अधिनियम 1962।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन, गिरफ्तारी और जमानत के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के मुताबिक अधिनियम के तहत अभियोजन और गिरफ्तारी के लिए यात्री सामान में वस्तुओं के बाजार मूल्य सीमा को बढ़ाया गया है। CBIC के अनुसार यदि तस्करी की गई या गैर कानूनी तरीके से आयात की गई वस्तुओं का बाजार मूल्य 50 लाख रुपए और ज्यादा हो तो अभियोजन लाया जाएगा। पहले ये सीमा 20 लाख रुपए थी। वाणिज्यिक धोखाधड़ी में ये सीमा 2 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। ये पहले 1 करोड़ रुपए थी। हालांकि जाली मुद्रा, हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों, प्राचीन वस्तुओं, कला के खजाने, वन्यजीव उत्पादों और वनस्पतियों तथा वन्यजीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित अपराधों के लिए ये सीमाएं लागू नहीं होंगी। अगली महत्वपूर्ण शब्दावली है निदान, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। मादक पदार्थ के अपराधियों के डेटाबेस के लिए निदान पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल में तस्करी, विक्रय आदि गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के डेटाबेस को संकलित किया जाएगा। निदान अपनी तरह का पहला डेटाबेस पोर्टल है। ये पोर्टल कई केंद्रीय और राज्य अभियोजन एजेंसियों द्वारा मादक पदार्थों के अपराधियों का डेटा प्राप्त करने के लिए वन स्टॉप समाधान है। इसे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विकसित किया है। ये पहले लॉन्च किए गए स्वापक समन्वय तंत्र पोर्टल का हिस्सा है। ये ICJS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ई-प्रिजन रिपोजिटरी से डेटा प्राप्त करता है। इसे अपराध और अपराधियों की निगरानी की नेटवर्क प्रणाली या CCTNS के साथ एकीकृत करने की योजना है। आर्कटिक प्रवर्धन। आर्कटिक बाकी दुनिया की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। आर्कटिक प्रवर्धन यानी कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन आर्कटिक पर निम्न अक्षांशों के सापेक्ष सतह के निकट वायु के तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। वैश्विक तापन, आइस एल्बिडो फीडबैक, लैप्स रेट फीडबैक, जलवाष्प फीडबैक और ओशन हीट ट्रांसपोर्ट इस प्रवर्धन के प्राथमिक कारण हैं। ये इस क्षेत्र के जीवों, विशेषकर ध्रुवीय भालू, व्हेल और सील को प्रभावित करता है। इससे नए समुद्री व्यापार मार्ग खुलेंगे और ये प्राकृतिक संसाधनों के और दोहन को सुगम बनाएगा। अटल भूजल योजना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने IIT कानपुर में स्थापित स्टार्टअप कंपनी को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। ये वित्तीय सहायता स्टार्टअप द्वारा स्मार्ट जल प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए दी जा रही है। इस कदम से अटल भूजल योजना को लाभ होगा। अटल भूजल योजना जल शक्ति मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये संधारणीय भूजल प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है। इस योजना में 7 राज्यों में चिन्हित जल संकट वाले क्षेत्रों में संधारणीय भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी और मांग पक्ष हस्तक्षेप पर बल दिया गया है। ये राज्य हैं हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। हाल ही में NCTE ने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है। ये एक सांविधिक सलाहकार निकाय है। ये NCTE अधिनियम 1993 के अनुसरण में अस्तित्व में आया है। इसका उद्देश्य शिक्षक शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों का नियोजन और समन्वय, विनियमन तथा उचित रखरखाव करना है। NCTE राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न अधिदेशों के माध्यम से शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रयास कर रहा है। इसमें शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक, मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कामाख्या मंदिर। ये मंदिर असम के गुवाहाटी के पश्चिमी भाग में स्थित नीलाचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या मंदिर शक्ति मत की हिंदू परंपरा में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माने जाने वाले 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये शक्तिपीठ भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका में स्थित है। ये भारत में तांत्रिक शक्तिवाद पथ का केंद्र बिंदु है। ये मंदिर 2 स्थापत्य शैलियों के संयोजन पर आधारित है। पारंपरिक नागर शैली जो कि उत्तर भारतीय है और सार्वजनिक शैली जो कि मुगल है। मंदिर निर्माण की इस शैली को स्थापत्य की नीलाचल शैली का नाम दिया गया है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदू त्योहार अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं केन्या की। केन्या की राजधानी नैरोबी है। विवादों के बीच विलियम रूटो को केन्या के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया गया है। केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और ये उत्तर में दक्षिणी सूडान और इथियोपिया, पूर्व में सोमालिया और हिंद महासागर, दक्षिण में तंजानिया और पश्चिम में विक्टोरिया तथा युगांडा झील से घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो ग्रेट रिफ्ट वैली केन्या से होकर गुजरती है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट केन्या जो कि एक विलुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं गलाना और टाना।
यहाँ की प्रमुख झीलें हैं तुर्काना झील और विक्टोरिया झील, और मरुस्थल है चल्बी और नीरी। और अगला महत्वपूर्ण स्थल है तुर्की। तुर्की और इजराइल ने अपने राजनयिक संबंधों को बहाल किया है। ये उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया और आर्मेनिया, पूर्व में अजरबैजान तथा ईरान और दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया से घिरा हुआ है। ये दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में भूमध्य सागर तथा एजियन सागर से घिरा हुआ है। ये अनातोलिया के पठार का प्रमुख भाग है। तुर्की मुख्य रूप से एक पहाड़ी देश है और निम्न भूमि तटीय किनारे तक सीमित है। संकीर्ण जलडमरू मध्य में बोस्पोरस, मरमरा सागर और डार्डेनिल्स शामिल हैं। इन्हें सामूहिक रूप से तुर्की जलडमरू मध्य के हिस्से के रूप में जाना जाता है। ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। इस तरह ये महाद्वीपों के बीच बाधा और पुल दोनों के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।